आप सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा के सारे अभ्यर्थियों का हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आपके बीच पार्ट 2 लेके आए हुए हैं, क्योंकि पहली पार्ट जो है सेट फर्स्ट में जो है हमने क्वेश्चंस की बात करी थी और आज सेट 2 लेके आए हुए हैं। और इस सेट 2 में भी जो है पेडागोजी की जो क्वेश्चंस हैं, जो 21 दिसंबर की क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपके बीच हम लेके आए हुए हैं। साथियों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, है ना, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। और प्रश्नों के आंसर को करते हुए कहीं ना कहीं ऐसा मेरे को लगता है, और ये 7 साल का ये अनुभव है, कि अगर आप अच्छे तरीके से अगर सारे पूर्वोत्तरीय जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न पत्रों का अगर अच्छे से हल कर लेते हैं तो आप अपने सीटेट जैसे एग्ज़ाम्स में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो साथियों, चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग लौटते हैं अपने निर्माणकारी कार्य में। साथियों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में से जरूर कीजिएगा शेयर। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है इसको जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ उसको, बिल्कुल, यस। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो याद रखिएगा कि जैसे कि 1 नंबर ऑप्शन कहता है कि विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। बिल्कुल नहीं, विकास जो होता है मल्टी डायमेंशनल होती है ना, पहला एक नियम ही है, क्योंकि वर्तमान और समकालीन परिस्थिति में पेडागोजी के अंतर्गत जो है विकास को बहुआयामी बतलाया गया है, मल्टी डायमेंशनल बताया गया है डेवलपमेंट को। तो 1 नंबर तो गलत है यहाँ पे, और क्वेश्चन भी बोलता है कि कौन सा ये नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पे नॉट है, तो 1 नंबर में ही नहीं है यह, इसलिए इसका आंसर 1 चला जाएगा, क्योंकि यह एक आयामी नहीं होता, बहुआयामी होता है ना, मल्टी डायमेंशनल होता है। ध्यान रखिएगा। और भी आने जितना भी सेट है, सभी सेट में क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलता जुलता मिलेगा। अगले सेट जब बनाएंगे तो वहाँ देखिएगा, वहाँ पे ऑप्शन बहुआयामी मिलेगा आपको, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर कहता है विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है। बिल्कुल, आप पढ़े होंगे सिफेलोकोडल, जिसमें सिराभिमुख कहते हैं जिसको। दूसरा है कैन से बाहर की ओर, मतलब वही प्रॉक्सिमोडिस्टल है, ठीक है। फिर 3 नंबर है विकास अनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। बिल्कुल प्रभावित होता है। विकास जो है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों में होता है। बिल्कुल होता है। इनमें से कौन नहीं है, तो 1 नंबर नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 2, और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो कहता है सिफेलोकोडल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ। सिफेलोकोडल हो, चाहे प्रॉक्सिमोडिस्टल हो, चाहे ग्रॉस टू फाइन हो, शीर्षगामी हो, चाहे केंद्राभिमुखी हो, चाहे स्थूल सूक्ष्म से जाकर के बृहद से सूक्ष्म की ओर हो, तो ये सारे चीज़ जो है अगर कहा जाए तो किस क्षेत्र में आता है, तो ये जो क्षेत्र होता है ये गामक विकास के अंतर्गत आता है, अर्थात हम कह सकते हैं मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत ये आता है। क्लियर है साथियों, 2 का आंसर 1 चला जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, और गति के साथ करते हैं, स्पीड से करते हैं। डैश इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। तो 1 नंबर ऑप्शन दिया, समझिएगा बात को, भाषा सीखने के लिए वो संवेदनशील कब होता है। तो कहता है 1 नंबर जन्म पूर्व का समय, जब माँ के गर्भ में रहता तो बच्चा सीख नहीं सकता है, इसलिए 1 नंबर नहीं होगा। 2 नंबर कहता है प्रारंभिक अवस्था, है ना, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है कहीं न कहीं भाषा को जो है सीखना प्रारंभ कर देता है यहाँ से, और संवेदनशील भी होता है, तो अर्ली चाइल्डहुड इसका आंसर चला जाएगा, ठीक है। मिडिल चाइल्डहुड, तो ये तो अर्ली चाइल्ड में हो गया, तो मिडिल में तो होना ही है, युवावस्था में होगा ही, तो शुरुआत कहाँ से होती है, तो प्रारंभिक अवस्था से ही होती है। तो 3 का आंसर जो है 2 चला गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। तो देखिए, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया, परिवार में होने वाली समाजीकरण को क्या कहते हैं, तो प्रारंभिक समाजीकरण कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर जो है 1 नंबर टिक कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लॉरेंस कहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है।
सामाजिक, देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर कब स्टार्ट होती है। तो आप समझिएगा बात को, प्री कन्वेंशनल जो होती है उसमें से बच्चा चूँकि उसका समाजीकरण उतना अच्छा से नहीं हो पाता है, लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कहने मतलब है तो कन्वेंशनल स्टेज चला जाएगा, इसका पारंपरिक चरण चला जाएगा, इसका आंसर है ना। तो ये जो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा पारंपरिक चरण। और आप अगर थ्योरी नहीं देखे हैं तो एक बार कोहलबर्ग का थ्योरी देख लीजिएगा, वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। फिर भी हम इसे समझा देते हैं आपको। पूर्व पारंपरिक चरण में बच्चे जो होते हैं वो जन्म से 2 साल के बच्चे होते हैं। तो जन्म से 2 साल का बच्चा समाजीकरण का हिस्सा नहीं बन पाता, क्योंकि उसका दायरा सीमित हो जाता है घर के अंदर में, माँ बहन भाई बहन आदि के साथ में रहते हैं, समाजीकरण इसका अच्छा से नहीं हो पाता है। वही है कन्वेंशनल स्टेज जो है ये 4 साल से लेके 11-12 साल तक होता है, 4 साल से 11-12 साल तक, उस एज में वो बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर पाता है। तो 5 का आंसर 2 चला जाएगा। 6 नंबर आते हैं, और 6 नंबर की अगर हम बात करें तो कहता है कि हाँ याद रखिएगा, आंसर नहीं बताइए शायद आपको, क्या ये पारंपरिक चरण होता है, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कहता है कि फ्रॉम ए पायजेशियन पर्सपेक्टिव, है ना, पियाजे के सिद्धांत दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं। देखिए नए ज्ञान को अगर शामिल सिर्फ करता है, ऐड करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन, आत्मसातकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 बात यहाँ पे आपको बताते हैं, ये दोनों से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर जिन पियाजे के थ्योरी में कहा गया है कि जब नई स्कीमा में पुरानी स्कीमा को जोड़ा जाए, मतलब मौजूदा ज्ञान में जो है नया चीज़ जोड़ा जाए, नई सूचनाओं को सिर्फ जोड़ा जाए तो आत्मसातकरण कहलाता है। लेकिन वहीं पे कहेगा कि पुरानी स्कीमा को ठीक करके नया स्कीमा का निर्माण करता है, अर्थात पुरानी स्कीमा को मॉडिफाई करता है। इस तरह का जहाँ पे संशोधन की बात रहे, जहाँ पे वेरीफाई की बात रहे, जहाँ पे सही करने की बात करता हो, तो उसमें आंसर चला जाएगा समायोजन। तो समायोजन में टैग वर्ड्स याद रखिएगा, वेरीफाई, मॉडिफाई और फिर करेक्ट वगैरह वर्ड आता है। लेकिन अगर सिर्फ जोड़ने की बात करता है, जब नई, देखिए जब नई सूचना पुरानी स्कीमा में जुड़ जाती है तो उसको आत्मसातकरण कहते हैं। लेकिन जब जुड़ने के बाद पुरानी को ठीक करता है उसको हम लोग कहते हैं समायोजन। यही होता है इसका आंसर। तो 3 चला जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। आइए 7 नंबर चलते हैं। कहता है कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र आप जानते होंगे भली भांति वैगर्सकी ने किया है, क्योंकि समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है आप वैगर्सकी के थ्योरी सामाजिक संस्कृति सिद्धांत में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका लेव वैगर्सकी। चलिए 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कहता है संस्कृति हु इज डॉक्टर ऑफ आनंद सर। ओह माय गॉड, संस्कृति जो आनंद सर की बेटी है, ये क्वेश्चन चूंकि ये मेरा खुद का क्वेश्चन है, अब वह शब्दों का प्रयोग करने लगी है ना, अब वह शब्द प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। देखिए यहाँ क्वेश्चन कहता है कि वह शब्द का प्रयोग कर रही है, शब्द प्रयोग करती है, समझती भी है कि ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब वो तो सेब होता है, कोई वस्तु को दिखा के प्रतीक समझ जाती है शेप क्या होता है। लेकिन वो कहता है क्वेश्चन में कि आगे वो संरक्षण नहीं कर पाता है, क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। तो पियाजे के अनुसार संगठनों के विकास की किस अवस्था पर है ये बच्चा। ये बच्चा किस अवस्था पर है। ये बच्चा जो है अभी प्री ऑपरेशनल पीरियड में है। किस में है तो प्री ऑपरेशनल, यहाँ पे बच्चा जो है प्री ऑपरेशनल पीरियड में है। याद रखिएगा ये बच्चा यहाँ पे प्री ऑपरेशनल में है। अब समझा देते हैं, प्री ऑपरेशनल में यहाँ बच्चा संक्रिया नहीं कर पा रहा है ना। यहाँ पे बच्चा क्या कर पा रहा है, कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप नहीं कर पा रहा है, लेकिन बोल पाता है, सुन पाता है, देख पाता है, मतलब कि यहाँ पे बच्चा सब कुछ कर पाता है, समझ भी जाता है, लेकिन उसको क्या कर पाता है कि अच्छे तरीके से उसको कंसेप्ट अपने अंदर में नहीं ला पाता है। इस वजह से उसको प्री ऑपरेशनल कहते हैं। फॉर्मल में तो वो बच्चा बहुत परिपूर्ण हो जाता है। और सेंसरी मोटर में अगर बात करें संवेगी गांवक में, तो बच्चा सिर्फ आँख कान नाक से देखकर चीज़ों को समझ सकता है। मूर्त संक्रियात्मक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को ही तो हम कंक्रीट अगर ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो यहाँ पे बस कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में संरक्षण बच्चा कर पाता है, क्रमबद्धता कर पाता है। लेकिन क्वेश्चन में है कि संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। तो संरक्षण आपको थ्योरी में पढ़ाई है, आप जाके देख लीजिएगा। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है क्या होता है तो बच्चा संरक्षण कर पाता है, स्थैर्यसन कर पाता है, क्रमबद्धता वगैरह कर पाता है, समझिए। इसलिए 4 तो इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर 1 नंबर चला जाएगा।
क्लियर है। चलिए 8 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और 9 नंबर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। विच स्टेटमेंट करेक्टली लेज आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेव-वागस्की थ्योरी, है ना। कौन सा कथन लेव-वागस्की के मूल सिद्धांतों को सही मायने में दर्शाता है। तो अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, लर्निंग इज अनकॉन्शियस प्रोसेस, जो कि गलत है ना। 1 नंबर गलत है, क्योंकि यह एक कॉन्शियस प्रोसेस होता है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, या बिल्कुल, और वागस्की तो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत ही दिया है, तो इसका आंसर 2 नंबर चला जाएगा, है ना। लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, बिल्कुल। तो 9 का चला गया आंसर, आपका समझ गए, 2 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है ना। प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहा है, जब बच्चा प्रोग्रेस करके आगे बढ़ता है। तो 1 नंबर कहता है कि निरंतर व्यक्तिगत प्रतिक्रिया का आयोजन करना। निरंतर करने मतलब तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया, इसीलिए इसको नहीं लेंगे। मौखिक दंड का प्रयोग, दंड भी नहीं देना है। एक रूपी मानकीकृत पाठचर्या, एक रूपी नहीं बहुरूपी होना चाहिए, समझे। तो ये 3 नंबर भी नहीं होगा, तो याद रखिएगा 1, 2, 3 नंबर ये नहीं होगा। 4 नंबर कहता है केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर, देखिए यहाँ पे आपको हमने बोला कि जहाँ केवल रहे तो वो गलत कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट चीज छुपा हुआ क्वेश्चन में। कहता है कि केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर, कहता मूल्यांकन के स्थान पर, अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना चाहिए। केवल निगेटिव, और कहता है निगेटिव को एक्सेप्ट नहीं कीजिए, इसी वजह से 4 नंबर इसका आंसर होगा। फिर से सुन लीजिएगा बातों को, क्या बोले आपको, बोले थे कि जहाँ केवल रहे उसको काट दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए आगे पूरे पढ़िए। कहता है कि केवल अधिगम के स्थान पर, अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना चाहिए। केवल को यहाँ पे निगेटिव कर दिया, तो निगेटिव पॉजिटिव होता है, तो केवल तो यहाँ निगेटिव था, कट जाता, लेकिन इसको कहता कि उसके स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल दे रहा है, इसीलिए इसका आंसर 4 चल जाएगा। ठीक है, 10 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, और 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। तो संकेत से भाषा का निर्माण, ये तो प्याजे कहते हैं, प्याजे की थ्योरी पे आपको हमने बताया है। ठीक है, तो 11 का आंसर 1 चला जाएगा। चलिए 12 नंबर चलते हैं क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं है। कहता है जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, चुनौती बिल्कुल देना चाहिए। बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना कक्षा में बालक, देखिए जेंडर रूढ़िवादिता को रोकते हैं, तो ये तो गलत हो गया, है ना। कौन सा नहीं है, तो 2 नंबर नहीं है। मतलब क्या है कि 2 नंबर ही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, नेगेटिव आंसर 2 नंबर ही है। जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना चाहिए, इससे करने से क्या होता है, जेंडर रूढ़िवादिता रुकता है। ये कहता कि कौन सा उचित नहीं है, तो नहीं वाला लेना था ना मेरे को, तो 12 नंबर का आंसर 2 चला गया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन कहता है पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती हैं, जहाँ पर वह लकड़ी के ब्लॉक को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन समझ गए होंगे यार। तो कहता है कि पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो डिमोटिवेट हो जाएगी वो। 2 नंबर कहता है कि पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव वेदन को बढ़ावा देना चाहिए। रिपीटेशन को अलाउड नहीं है हमारे पेडागोजी सेक्शन में, समझ गए। तीसरा कहता है पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों को समावेशन करना चाहिए। 3 नंबर ही इसका आंसर चला जाएगा। मतलब जो बच्चे पारो है वो अगर अपने माता पिता से उसकी दुकान से वो सीख के आई है, लेकिन अपने क्लास में आती है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें प्रासंगिक बनाना चाहिए, है ना, कंटेक्चुअलाइज करना चाहिए चीज़ों को, और उसके जो बाहरी ज्ञान है उसको जोड़कर पढ़ाना चाहिए, इससे वो बहुत अच्छा समझ जाएंगी। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 3 नंबर चला जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ध्वनि, लय और शब्दों के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, है ना, 8 प्रकार की बुद्धि नहीं, आपको हम 9 प्रकार की बुद्धि बताए हैं।
जिसमें से अगर ध्वनि की बात करता है तो ये बोलने से संबंधित है, लय तो बोलने से संबंधित है, शब्द तो बोलने से संबंधित है, इसीलिए इसका ऑप्शन चला जाएगा भाषिक। और थोड़ा सा चीज़ यहाँ पे छूट गया है, चौथा नंबर स्पाशियल का हिंदी होता है स्थानिक, है ना, यहाँ पे 4 नंबर स्थानिक टिक कर लीजिएगा, यहाँ 4 नंबर ऑप्शन थोड़ा सा छूट गया है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से इसको स्थानिक, हाँ स्थानिक 9 है या स्थानिक, तो स्थानिक होता है, ठीक है। या 4 नंबर स्पाशियल का हिंदी होता है, स्थानिक छूट गया है, सॉरी टाइप मिस्टेक है। तो 14 का आंसर 3 नंबर चला जाएगा। आइए 14 के बाद 15 चलते हैं। तो कहता है इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम विच मेथड ऑफ असेसमेंट वुड बी रेफर्ड, है ना। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करता है तो समाजीकरण से रिलेटेड चीज़ है, समाजीकरण कोलैबोरेटिव में होता है, जहाँ पे सहयोगी कार्य हो, मतलब बच्चे ग्रुप में काम करेंगे तभी समाजीकरण उसका अच्छा से हो पाएगा और सामाजिक संरचना तभी उसमें जो है लिप्त हो पाएगा। तो 15 का आंसर 1 चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 15 का आंसर 1 चला जाएगा, 15 का आंसर 1। 16 नंबर चलिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है, सतत से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन देखते हैं। कहता है अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना, है ना, मूल्यांकन करना एवं सहायता करना। तो ये बात ठीक ठाक बोल रहा है, फिर भी हम 2 नंबर ऑप्शन देख रहे हैं। अंकों, ग्रेडों व अन्य प्रकार छात्रों उपलब्धि सतत तुलना करना, तुलना तो करना ही नहीं है, तुलना वर्ड ही गलत होगा, ध्यान दीजिएगा साथियों, तुलना के कारण से 2 नंबर नहीं होगा। निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना। देखिए हम आकलन में सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं लेंगे, पेपर पेन टेस्ट नहीं लेंगे, बच्चों का हम लोग जो है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे, समग्र विकास करेंगे और समग्र विकास में उसके हर गतिविधियों को शामिल करेंगे, इसीलिए 3 नंबर भी नहीं जाएगा। चौथा कहता है समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्यावाहन की योग्यता का मापन करना, ये भी नहीं होगा, 1 नंबर ही चला गया आंसर, ठीक है। तो 16 का आंसर 1 नंबर हो जाता है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कहता है शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो अगर उसको लक्ष्य निर्धारित करने में उसको सफल बनाना है तो उसको क्या करना चाहिए, मस्टरी ओरिएंटेड गोल्स को प्रोवाइड करानी चाहिए, अर्थात 1 नंबर चला जाता है इसका आंसर। मतलब वो प्रवीण हो जाए, उसकी ऐसी अभिमुखी प्रतिभा उसके अंदर में लाइए जिससे वो प्रवीणता उसके अंदर में आ जाए। और सफलता से बचने वाले लक्ष्य, ये तो गलत हो गया, और सफलता स्वीकार लक्ष्य, तो गलत हो गया। आत्मपारिजात लक्ष्य, सेल्फ डिफीटिंग, ये भी गलत है। तो इसका आंसर जो साथियों चला जाता है वो 1 नंबर चला जाता है। क्लियर है। 17 के बाद हम लोग चलते हैं 18 नंबर, और 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है। कहता है निम्न में से कौन सा समावेशन का नियम है, समावेशन का नियम है। तो देखिएगा समावेशन क्या होता है कि सभी बच्चे एक साथ बैठे बिना किसी भेदभाव के, उसको समावेशन कहते हैं। तो यहाँ तो 1 नंबर ऑप्शन ही कहता है विभेदांत, ये गलत हो गया। मानकीकृत अनुदेशन, स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन, गलत है, एकदम स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, बिल्कुल 3 नंबर इसका आंसर चला जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सेग्रीगेशन, अलग थलग तो करेंगे नहीं, तो इसका जो आंसर गया वो चला गया 3 नंबर, आंसर चला गया आपका 3 नंबर। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की ओर। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे क्या करना चाहिए। तो उसे समावेशी विद्यालय में डाल देना चाहिए, उसको अलग थलग नहीं बैठाना चाहिए, समावेशी विद्यालय में देना चाहिए ना। घर पर शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, बिल्कुल गलत। उसे अलग संस्थान में प्रयुक्त करना, बिल्कुल गलत, क्योंकि समावेशी भारत में चलती है क्लास में। चौथा कहता है बिना किसी विशेष प्रावधान के, ये भी गलत हो गया ना। मतलब इसका आंसर जो चला जाता है वो चला जाता है कौन सा, तो समावेशी वाला। तो 19 का चला गया आंसर 3। चलिए 20 नंबर चलते हैं क्वेश्चन, और कहता है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी। कल्पनाशीलता, उत्तरों का स्वीकारना, बिल्कुल ये बात सही कहा उन्होंने, क्योंकि अगर सृजनशील बच्चा बनेगा तो वो कल्पना तो अच्छा से करेगा ही। विचार मंथन पर बल देना, बिल्कुल विचार करने पे बल देना चाहिए। अभिसारी चिंतन, देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो कि नहीं, देखिए हम कन्वर्जेंट नहीं, यहाँ पे जो वर्ड है ये डाइवर्जेंट होनी चाहिए, अब सारी चिंतन होना चाहिए। सृजनात्मकता के लिए अभी सारी चिंतन होना चाहिए। तो ये 3 नंबर के कारण से ये गलत हो गया, 3 गलत है। चौथा कहता है असहमति के प्रति सहनशीलता, बच्चा असहमति हो रहा था, बच्चा क्लास में पढ़ना नहीं चाहता, असहमत है,
फिर भी हम सहनशीलता लाएंगे अपने अंदर में, पीटेंगे नहीं बच्चा को, अब बच्चों में धैर्य का विकास करेंगे। तो 4 नंबर भी सही है। तो जिसमें 1 2 4 हो जाए, किसमें है 1 2 4, 1 2 4, 4 नंबर में है। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, ये एक स्वैर चिंतन आत्मविमोह ऑटिज्म है ना। चलिए, कहता है एक आत्मविमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें से देखिए कौन सी, ये बिल्कुल वहाँ वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहता है कि एक आत्मविमोह वाले छात्र जो कि आयोजित सत्र के सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है। आत्मविमोह क्या होता है, आपको जो चैप्टर पढ़ाए हुए हैं अब डिजेबिलिटीज़, जहाँ पे हम आपको 22 प्रकार का जो है आपको हम डिजेबिलिटी पढ़ाए हैं, अशक्तता पढ़ाए हैं, विफलता पढ़ाए हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा, है ना, वीडियो से पढ़ी हुई है। तो कहता है कि आत्मविमोह वाले छात्र, तो आत्मविमोह वाले छात्र उससे क्या करेंगे, तो 1 नंबर ऑप्शन कहता है कि सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना। सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, बात कुछ ठीक है। फिर भी देखते हैं 2 नंबर ऑप्शन, बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मा से कार्य करने का अनुमति देना। ऐसा कुछ और ही नहीं है, बच्चा जब एक साथ में रहेगा तो वो ज़्यादा सीखता है ना, बात करने से बच्चे सीखते हैं। तो ये देखिए, सॉरी फॉर दैट, 2 नंबर तो होगा नहीं, समझ गए। 3 नंबर कहता है बच्चों को विशिष्ट स्कूल भेजना, बिल्कुल गलत हो गया। सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना, है ना, बिल्कुल गलत है। इसका आंसर चला जाएगा 1 नंबर, सामूहिक कार्य के कारण से 1 नंबर सही चला जाता है, इसका आंसर चला गया 1 नंबर। 21 के बाद चलते हैं ऑप्शन 22, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। देखिए पहला ही ऑप्शन चल जाएगा, प्रोत्साहित करना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कहता है कथन ए, विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशीलता होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। बात उन्होंने सही बोला है। फिर कहता है उनका जो कारण है, कहता है कि अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। तो देखिए ए और आर जो दोनों सही है, कारण भी सही है और स्टेटमेंट भी सही है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। तो इसका आंसर चला जाएगा, मतलब क्या हुआ कि देखिए ए जो कथन है वो भी सत्य है और आर जो है वो भी सत्य है और आर जो है ए की सत्यापन भी करती है, इसीलिए इसका आंसर जो चला जाता है आपका 1 नंबर चला जाता है। आइए 23 के बाद चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। आलेखी साधनों का प्रयोग, तो आलेख आपको बता चुके हैं, कंसेप्ट मैपिंग है ना, ब्रेन मैप जिसको कहते हैं आप, मतलब कि जो विषय वस्तु आपने पढ़ा, जो समझा, उसको एक जगह पे सुव्यवस्थित ढंग से उसको खींच के हम लोग तैयार करते हैं, उसको ब्रेन मैपिंग कहते हैं या फिर कंसेप्ट मैपिंग कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसलिए संकल्पना मानचित्र इसका आंसर चला जाता है। फिर कहता है उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक प्रेरणा, बच्चा कौन सा आंतरिक प्रेरित है, तो 1 नंबर ऑप्शन है रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया था। ये बिल्कुल गलत है, ये बाह्य प्रेरणा है। अगर बच्चा को घड़ी दे के पास करा रहे हैं, उसको लोभ दे रहे हैं कि बेटा 10वां पास कर जाओ, फर्स्ट डिवीजन तुमको कार गाड़ी देंगे, तो ये जो है एक आंतरिक प्रेरणा नहीं है। जिस दिन उसके पास गाड़ी रहेगा, जिस दिन आपको उसकी रुचियों को फुलफिल करेगा तभी पढ़ेगा, अन्यथा वो पढ़ेगा ही नहीं, इसीलिए 1 नंबर नहीं होगा। 2 नंबर कहता है कि रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रही है और कहता है कि उसको टीवी देखने दिया जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। 3 नंबर कहा था कि भाविया बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है और रीडिंग स्टार बोर्ड पर नाम लाकर अध्यापिका प्रशंसा करना चाहिए, प्रशंसा वाला बात भी प्रशंसा गेन करना चाहता है, गलत ना हो गया। 4था नंबर इसका आंसर चला जाएगा क्योंकि ये कहता है क्या चीज़ की रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। तो ये आंतरिक, जहाँ पे रुचि की बात करता है वो इंट्रेंसिक मोटिवेशन होता है। आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर।
और इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है। इनमें से देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ दिज स्ट्रैटेजीज इज नॉट इफेक्टिव इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स कोप विद एंजाइटी? चिंता से दूर करने के लिए, है ना, कौन सहायता नहीं देती है? तो एक नंबर ऑप्शन है कि छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, ठीक ठाक ही कह रहा है। फिर दूसरा नंबर देखते हैं, छात्रों को लघु अवधि के लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, हेल्पिंग देम टू सेट ए रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म गोल्स। नॉट इफेक्टिव वाला बात कर रहे हैं, नॉट इफेक्टिव है, तो ये तो सही बात है। 3 नंबर कहता है, छात्रों को अपनी चिंता अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, ये भी सही है। कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, यही तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोला रहा है नहीं, और तुलना ही एक नेगेटिव वर्ड है। तुलना करना जो है ये नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए नहीं, ये नहीं कारण से तुलना वाला टिक कर दिए, अर्थात इसका आंसर जो है 4 नंबर दे दिए। तो आइए 27 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कहता NAP 2020 किस पर बल देती है? तो यह जो बल देती है वो देती है किस पर? तो कहता कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बल देती है, संप्रत्ययी समझ पर बल देती है। ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एक इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग है। ये भी हमने मैथ पेडागोजी में पढ़ाया, आपको यूट्यूब में वीडियो देख लेंगे, है ना। तो चलिए ये भी आपने देख लिया। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन है कि रशिता एक गणित अध्यापिका है और अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों को सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? तो उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि रशिता गणित के टीचर हैं और भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में जो त्रुटि होता है उसको विश्लेषण कर रही है। ऑप्शन क्या है? अधिक त्रुटियों वाले छात्रों का कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना, अलग करना ही यह गलत वर्ड है, क्योंकि हम बच्चों को अलग नहीं करेंगे। पृथक करना वर्ड नेगेटिव है, इसलिए आंसर नहीं होगा। 2 नंबर कहता है अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंडित, दंड के कारण से यह नहीं होगा। त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना कोई जरूरी नहीं है, ये गलत है, ये निगेटिव हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं करना है बच्चों को जो है मन बढ़त रहने दीजिए। तो इसका आंसर 4 चल जाएगा। कहता है कि त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं, या समझने का बात, ये जो है पॉजिटिव वर्ड है। तो इसका आंसर चला गया 4 नंबर। 28 के बाद चलते हैं 29 नंबर। कहता है बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम गेन करते हैं? सबसे ज़्यादा अधिगम कब गेन करते हैं? जब व्हेन दे आर एक्टिवली इंगेज्ड इन टास्क, जब वह जो है सक्रिय, है ना, जब वह क्या है, सक्रिय भूमिका निभाए, जब वे क्रियाशीलता में भाग लेते हैं, ये पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए इसका आंसर 3 चला जाएगा। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। कहता है छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्व निर्देशित करने की स्वतंत्रता देने को बढ़ावा देने की एक विधि है। और ये विधि कैसा है? फिर से सुनिए। गिविंग स्टूडेंट्स एक्सेस टू ए रेंज ऑफ सुटेबल मटेरियल्स एंड द स्कोप ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड देयर लर्निंग इज अ वे ऑफ प्रमोटिंग डिस्कवरी लर्निंग, है ना। ये हो गया अन्वेषित, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है, आपको पिछले सेट में भी हमने चर्चा करी है। 3 नंबर चला जाएगा इसका आंसर। तो आइए साथियों, 30 के 30 क्वेश्चन हमने देख लिया है ना। 30 के 30 क्वेश्चन हमने देखा, और ये जो PDF है आपको, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कहाँ पे? हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी होगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप अच्छे तरीके से जो है चीज़ों को एक बार और बढ़िया से बना लीजिएगा। और इस तरह करके आप अगर सारे सेट को बना लेते हैं प्रीवियस ईयर का, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए पेडागोजी में, ऐसा मेरा मानना है। और कंप्लीट पेडागोजी अगर करते हैं तो आपको 100-110 के बीच में नंबर आ जाता है। तो चलिए साथियों, चीज़ों को यहीं पे रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए साथियों, यहीं पे रखते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में सेट 3 लेकर, है ना। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।